वेरी गुड मॉर्निंग। आज पहले हमें लॉ का रिवीजन करना है ना शायद, कि पहले एनपीओ का ही करें? क्या चाहते हैं आप? सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग बता दो पहले। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बता दूं पहले? यस सर। मैंने बहुत तरीके से कल परसों ही पढ़ाया 12th वालों को, वो वीडियो भेज दो क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का? सर वो डिटेल में होगा। हाँ तो डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट में तुमको समझ में नहीं आया तो। सर आ जाएगा, रिवीजन ही करना है बस उसका। अच्छा, तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था एनपीओ, मुझे पहले ये बताओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पढ़ लिया था ना अपन ने? यस सर। उसके बाद आज बाकी कॉन्सेप्ट आज पढ़ने थे ना, और कुछ तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए थे ना मैंने इसमें? नो चलो सर, आ वही जाओ, वाला ला। फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ना मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता देता हूँ। एक बार मैंने इस बार 12th में थोड़ा सा अलग अप्रोच से उनको पढ़ाया, और काफी कंफर्टेबल रहा वो मामला। तो मैं एक बार वो बता देता हूँ आपको, उससे काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, डोनेशन दो तरीके की आती है बताओ तो। एक जनरल डोनेशन आती है, उस जनरल डोनेशन को आप कहा लेते सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और एक स्पेसिफिक डोनेशन आती है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आती है। तो वो बैलेंस शीट में एक स्पेशल अकाउंट में जाती है। ठीक है, उसका फंड बनाते हो आप। तो स्पेशल डोनेशन दो पर्पस के लिए हो सकती है, एक तो फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, मैंने लिखा है देखो आपके लिए, कि कैश जाता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको सामने, और वापस जो आता है ना वो एक खर्चा है। ठीक है, तो मतलब वापस जो आता है वो इधर दिखता नहीं है, वो सर्विसेज होती है जो खर्च हो गई, जो हमने यूज कर ली। तो केवल कैश जा रहा है और एक खर्चा हो रहा है। अब उस खर्चे को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके लिए आपने अलग से फंड बना रखा है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कि अब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए जो भी है वो है फंड। ठीक है, इसका इनकम भी फंड में जुड़ेगा, इसका खर्चा भी फंड में से ही घटेगा। मतलब ये अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया उसका। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैश जाता है और एसेट आता है। एग्जाम्पल में अपन लिखा था स्कॉलरशिप प्राइस, उधर लिखा था बिल्डिंग पेविलियन। तो मैं सबसे पहले आपको एक जर्नल एंट्री बता देता हूँ, जर्नल एंट्री से आपको क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा वहां फील हुआ कि जर्नल एंट्री से ज्यादा अच्छे से पकड़ पाए बच्चे, जिनको जर्नल एंट्रीज पे ग्रिपिंग होती है। ये कल परसों ही मैंने उनको कराया है। तो सबसे पहले देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो फंड आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो फंड आता है ना, तो उसमें क्या करना होता है आपको, पहले लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री देखिए। मान ली 10,000 रुपए आपको फ्री मील डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया, तो आप सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या करेंगे, आपके सामने है, बोल के बताइए मुझे। कैश अकाउंट डेबिट टू फ्री मील फंड अकाउंट। एक फंड बना लिया अपन ने, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं डालेंगे? यस, है ना? हाँ सर। और फिर खर्चा करा इसमें से 6,000 रुपए, तो उसकी अगली एंट्री करी अपन ने, फ्री मील एक्सपेंसेस टू कैश। मतलब ये मेरा खर्चा बढ़ रहा है, मैंने खर्चे को डेबिट करा और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब जनरली खर्चा नॉमिनल नेचर का अकाउंट, इसको अपन ट्रेडिंग पीएनएल या यहां पर बोलो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उसका फंड बना हुआ है ना, तो कोई भी खर्चा उस फंड से एडजस्ट होगा। तो अगली एंट्री क्या कर दी, फ्री मील फंड टू फ्री मील एक्सपेंसेस। ठीक है, वो एक्सपेंस अपन ने फंड में से घटा दिया। ये इसकी एंट्रीज होती है। अब इसका बैलेंस शीट पे इंपैक्ट कैसे देते हैं वो देखो आप। एंट्री समझ में आ गई? अब बैलेंस शीट पे इंपैक्ट क्या होता है सर, जब क्या हुआ अलग कुमार, कुछ बोला आपने? नो सर, मतलब समझ में आ गए सर। समझ में आ गई। अब जैसे आपको रिसीट एंड पेमेंट में बताया कि आपको डोनेशन मिला है फॉर फ्री मील 10,000 रुपए, तो उठाकर आप सीधा इसको कहा ले आओगे बैलेंस शीट में, ऑन दी लाइबिलिटी साइड 10,000 रुपए, सीधा यहां ले आओगे 10,000 रुपए। ठीक है, फ्री मील फंड या फंड फॉर फ्री मील, जो भी नाम आप देना चाहें। अब चूंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अब इसमें जो भी पेमेंट होगा 6,000 रुपए, जैसे पेमेंट हुआ रिसीट पेमेंट में दिखाया, तो वो खर्चा भी मैं इसी में से घटा दूंगा।
तो सर कैश में बढ़ रहा है, कैश में घट रहा है, पर वो हमें करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये चीजें हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाकर लाए हैं। तो ये 10,000 कैश के क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और ये 6,000 कैश के क्लोजिंग बैलेंस में तो ऑलरेडी घटा हुआ है, तो हमको ये घटाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा, पर दिखाने की आपको जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जैसे नेक्स्ट ईयर की बात करें इसी में, तो 5,000 रुपए का पेमेंट और कर दिया आपने इसमें से अगले साल में, तो इस फ्री मील फंड का ओपनिंग बैलेंस क्या था बताओ? 4,000 था। 4,000 में से आपने 5,000 का और खर्चा कर दिया, तो आप इसमें से 4,000 ही घटाएंगे और बचा हुआ 1,000 कहां चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिकॉज इस खर्चे का एक्चुअल डेस्टिनेशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही था। वो तो किसी ने हमें स्पेसिफिकली पैसा दे दिया था, तो हम वहां से एडजस्ट कर रहे थे। अब उसका वाला जो कमिटमेंट था वो हमने जैसे ही पूरा करा, अब उसके बियॉन्ड आप जो भी खर्चा करोगे तो वो कमिटमेंट के कारण नहीं कर रहे हो, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो अपनी मर्जी से खर्चा करोगे तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस। यस सर। अब ऐसे ही स्पेसिफिक डोनेशन आती है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसकी भी आप आइए पहले जर्नल एंट्री देख लीजिए। इसकी जर्नल एंट्री थोड़ी सी मतलब लिखिएगी तो एक जैसी, पर फिर भी आपको ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए मिले, जर्नल एंट्री क्या होगी बोल के बताओ एनीवन? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट बिल्डिंग क्रेडिट। फंड मतलब वो रिसीट एंड पेमेंट में कैश में जुड़ा, तो वहां से उठाकर मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बिल्डिंग फंड में जोड़ दूंगा। ठीक है सर। उसके बाद मैंने है ना बिल्डिंग बनाने पर 4 लाख रुपए खर्च करे, तो अब मुझे इसको एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करने की जरूरत है या एसेट अकाउंट में डेबिट करने की जरूरत है? सर एसेट बढ़ा है तो डेबिट तो होगा। एसेट अकाउंट में डेबिट करना है, बिल्डिंग अकाउंट में करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो मुझे इसको एसेट अकाउंट मतलब सॉरी एक्सपेंस अकाउंट में करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बिल्डिंग बोल दिया गलती से, एसेट अकाउंट में डेबिट करूंगा। मतलब यहाँ खर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ आपका कैश जा रहा है, उसके बदले कुछ ना कुछ आ रहा है और उसको आपको कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक्सपेंस होता तो हमें इसको ट्रांसफर करने की जरूरत होती, लेकिन इसको कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, तो एसेट है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यही चेंज है। वहां पर एक्सपेंस अकाउंट बढ़ता है, यहाँ पर एसेट अकाउंट बढ़ता है। तो वैसे तो हमारा काम खत्म हो गया था, बट अब सर प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग फंड के नाम से एक कमिटमेंट आपने दिखा रखा है अपनी लायबिलिटी साइड पर। एक चिंता हमारी कि 10 लाख रुपए मिले हैं तो वो हमें खर्च करने हैं, तो वो चिंता आपकी 4 लाख से कम हो गई कि नहीं हो गई बोलो हाँ या ना? तो सर जब वो 4 लाख से कम हुई तो बिल्डिंग फंड से निकालकर उसको हमारे नॉर्मल कॉर्पस फंड कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो ना। तो लास्ट एंट्री क्या करी? बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड। इस एंट्री से मैं समझता हूं ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। चाहिए तो लिख लो। एंट्री पूछते नहीं है, ये वाली एंट्री आज तक नहीं पूछी, वो ये पूछते हैं जो हमने यहाँ करा है, लेकिन इससे क्लैरिटी बढ़ी क्या? यस सर। अब अगर इसी को मैं यहां दिखाऊं कि यहां कैसे होगा, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट में, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट में आपको ये सॉरी केस दिखा देता हूं मैं। ईयर 1 में क्या दिखा? डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग ₹10 लाख एंड अमाउंट इनकर्ड फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। ये ईयर 1 है। तो ईयर 1 में आपने क्या करा होगा? सबसे जैसे डोनेशन रिसीव हुआ 10 लाख, आपने यहाँ बिल्डिंग फंड में उसको जोड़ दिया, और कैश में भी जुड़ता है पर वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है रिसीट एंड पेमेंट के अंदर, इसलिए हमें यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ पर क्या कैश दिखाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से क्लोजिंग बैलेंस, तो उसके अंदर ये सारे फिगर्स ऑलरेडी एडजस्टेड होंगे, इसलिए हमें कैश में इसका इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये केवल बच्चों को समझाने के लिए लिखा था मैंने कि 10 लाख यहाँ भी बढ़ता है कैश में, वो ऑलरेडी बढ़ गया रिसीट एंड पेमेंट के अंदर। अब फिर 4 लाख खर्च करें तो कैश में से 4 लाख घटे होंगे और पेमेंट में, और बिल्डिंग में 4 लाख जुड़ गए होंगे। ठीक है, अब अगर एक्सपेंस होता तो हम ये 4 लाख यहाँ जोड़ने की जगह यहाँ से घटा देते हैं। अब बच्चे इसी चीज को लिंक कर देते कि सर अब यहाँ जोड़ ले तो फिर यहाँ से घटाए क्यों, और यहाँ से घटाते तो वहां जोड़े क्यों? तो आप समझिए डबल एंट्री अकाउंटिंग करते हैं हम। पहले कैश आया 10 लाख का, तो 10 लाख बिल्डिंग फंड में जोड़े, ये दो इफेक्ट। फिर कैश गया 4 लाख का, तो उस 4 लाख का दूसरा इफेक्ट क्या करा? बिल्डिंग में जोड़ा, दो इफेक्ट तो हो गए, क्योंकि ये एक्सपेंस थोड़ी है, तो एसेट है। तो अब फिर उसके बाद आपको बोला गया कि बिल्डिंग फंड से 4 लाख निकालकर कैपिटल फंड में जोड़ो, तो इसके दो इफेक्ट देने हैं।
बिल्डिंग फंड में से 4 लाख हटाएंगे और कैपिटल फंड में जोड़ेंगे। एक्सपेंस में आपका कोई फंड बचता नहीं है, इसलिए कैपिटल फंड में जोड़ने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर देयर इज समथिंग ऑन दी असेट साइड, केवल कैश ने अपना रूप बदला है, तो हमें सोर्स साइड पे भी तो उसका सोर्स तो दिखाना ही पड़ेगा ना। आप बिल्डिंग फंड में से माइनस कर दोगे तो उसका सोर्स ही नहीं बचेगा, आपके बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यस सर। अब इसके अंदर एक और मसला भी रहता है, वो भी क्लियर कर देता हूं मैं। अपना नाम सभी लोग चैट बॉक्स में डाल दो, जैसे ईयर 2। अब ईयर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसी में ईयर 2 देखिए आप, फर्दर डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग रुपीज 3 लाख। अगले साल और 3 लाख रुपए मिले और आपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो अब देखो क्या होगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री सेकेंड ईयर की, आपको कितने मिले? 3 लाख मिले। 3 लाख मिलने की एंट्री क्या होगी, बोलिए? कैश कैश टू अकाउंट फंड। बिल्डिंग फंड। और फिर आपने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो ठीक है ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इन दो एंट्रीज में कोई दिक्कत हो तो पहले बात करिए। और सर अब मुझे बताओ, बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में कितना ट्रांसफर करेंगे आप? सर अगर 15 है तो पूरा चला जाएगा, कम है आपके पास तो पैसा ही कम बचा ना बिल्डिंग फंड में। ओपनिंग तो बैलेंस जितना कितना है था? उतना चला जाएगा अगर कम होगा ऊपर तो। देखो 6 लाख का बिल्डिंग फंड का बैलेंस बचा था ईयर 1 में, बचा था, दिखा। अब 3 लाख और मिला तो बताओ बिल्डिंग फंड में बैलेंस कितना बचा होगा? 9 9। और आपने खर्चा कितना कर दिया? 15। तो फिर बचा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ना। ऊपर भी तो कर रहा था ऐसा, अपने पास फंड कम था और अपन ने खर्चा ज्यादा करे तो बचा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया कि नहीं गया? कि यहाँ भी ऐसा होगा? सर सर वो कैपिटल खर्चा एक्सपेंडिचर नहीं था। जाता है। हाँ वो खर्चा था इसलिए चले गया। यहाँ पर क्या मानो पता है कि 9 लाख तो आपने अपने फंड में से यूज करे और बाकी 6 लाख आपकी मर्जी हो गई एसेट खरीदने की। तो मैंने नॉर्मली एसेट खरीदा, कोई स्पेसिफिक डोनेशन का रोल नहीं था। तो नॉर्मली एसेट खरीदते तो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हो क्या? नहीं, नॉर्मल बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो। तो वो 6 लाख तो नॉर्मल है, उसमें स्पेसिफिक डोनेशन का फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कोई रोल नहीं है। केवल वो जो 15 लाख में से 9 लाख है ना, उसका रोल रहेगा। तो इसीलिए इस 15 को हम ऐसा मान लेंगे कि इसमें से 9 लाख की बात पहले फंड बेस से हो गई और 6 लाख हमने अपनी इच्छा से कर लिया। तो 6 लाख का कुछ नहीं करना, 9 लाख को बिल्डिंग फंड से निकाल कर कहां ट्रांसफर कर देना है? कैपिटल फंड में। अगर आप इसको यहां से देख पाए तो ये कैपिटल फंड का जो भी ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, फिर बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, आपने और रिसीव करे 3 लाख। 3 लाख आपने रिसीव करे, 9 लाख हो गए। अब कैश में से 15 घटे और बिल्डिंग में 15 लाख जुड़ गए। बिल्डिंग ओपनिंग 4 लाख पर थी, तो बिल्डिंग 19 पर आ गई और यहाँ का जो भी बैलेंस बचा वो 9 लाख रुपए, क्योंकि अब सारा खर्च हो गया। तो 9 लाख को यहाँ से माइनस करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। बोलो सर, कोई दिक्कत? आप लोगों को फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जिन जिन को दिक्कत आ रही है ना, अपनी टीएस उठाइए। वैसे तो मैंने भी शीट्स कुछ ना कुछ भेजी होगी, आपने उसको सॉल्व किया होगा, बट आप टीएस उठाइए। और टीएस में स्पेसिफिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग के छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं। वो छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ आएंगे, उम्मीद कम है, लेकिन बड़े क्वेश्चन के अंदर जो वो एडजस्टमेंट आ रहे हैं ना, उसकी तैयारी हो सकती है उससे। ठीक है, एग्जैक्टली 1 महीने बाद आपकी एग्जाम होने वाली है, 9 तारीख है, 8 तारीख को महीना खत्म होगा। आगे बढ़ जाओ। अब एक लास्ट इफेक्ट इसके अंदर, लास्ट इफेक्ट, ये केस देख लीजिए आप। इसके अंदर ये आखिरी इशू रहता है जो आपको सब क्लियर कर देगा। बट 12th में तो क्या समय रहता है ना हमारे पास, तो मैं सारी चीजें केस केस में बता देता हूँ। केसेस के अंदर जो जाता है, बुक के क्वेश्चन सारे इसके अंदर ही कवर हो जाता है। तो देखिए क्या बोला, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन रुपीज 10 लाख, अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। चलो पहले वाले की जर्नल एंट्री बोलो, कोई भी वर्बली बोल दो, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन रुपीज 10 लाख, क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पवेलियन फंड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू पेविलियन फंड। और इसका इंपैक्ट ये होगा कि अलकमार की ये बैलेंस शीट में पेविलियन फंड के नाम से 10 लाख दिखेगा लायबिलिटी साइड पर। यस यस सर। चलो, उसके बाद अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए खर्च करे, एंट्री बोलो।
पवेलियन अकाउंट डेबिट टू कैश पेविलियन 3 अकाउंट लाख डेबिट, पेविलियन एसेट है मेरा, पेविलियन अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख रुपीस। फिर 3 लाख का कुछ और भी करना है क्या? सर फिर पवेलियन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड अकाउंट पेविलियन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड 3 लाख से। ये एक ऐसी एंट्री जिसके बारे में क्वेश्चन बोलेगा नहीं, आपको खुद से करनी होगी, ठीक है? साइलेंट किलर है ये। अब उसके बाद बैलेंस अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। अब क्या होता है ना, आपके पास फंड पड़ा हुआ है, अब मुझे बताओ सोर्स साइड पर फंड दिख रहा है, तो रिसोर्स साइड पर वो किसी ना किसी रूप में तो होगा। लायबिलिटी साइड पे फंड दिख रहा है तो एसेट साइड में किसी ना किसी रूप में तो होगा, और वो किसी ना किसी रूप में ये थर्ड एंट्री होने के पहले वो कैश के रूप में है कि नहीं, बोलो? अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, तो ये जैसे Yes, 10 sir. लाख रुपए मेरे पास आए तो कैश में ही आए ना। इसमें 3 लाख खर्च कर दो, 7 लाख अभी मेरे पास कैश के रूप में पड़े कि नहीं पड़े? तो उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, इसको कैश के रूप में करो, पेविलियन कोई रातों रात बन जाता है क्या? फिलहाल इसकी एफडी करा के रख लो, कहीं इन्वेस्ट करके रख लो। तो हमने इन्वेस्ट कर दिया सर। उसकी एंट्री क्या होगी बोलो? 7 लाख इन्वेस्ट कर दिया, कैसे मालूम पड़ा? 10 लाख आया, 3 लाख तो खर्च होगा पेविलियन पे, 7 लाख बचे थे, 7 लाख इन्वेस्ट कर दिए। एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अब वो इन्वेस्टमेंट को आप बोलोगे पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? क्या बोलोगे? पेविलियन पेविलियन फंड फंड इन्वेस्टमेंट। और ध्यान रखना, किसी से अगर स्पेसिफिक डोनेशन मिला है तो उस पैसे से अगर आप ब्याज कमाते हो, डिविडेंड कमाते हो, जो भी कमाते हो, वो भी यही माना जाएगा कि उसी व्यक्ति का पैसा है और वो स्पेसिफिक डोनेशन का ही पार्ट बन जाएगा, और आपको उसको उसी पर्पस के लिए खर्च करना है। तो इस इन्वेस्टमेंट पर अगर इनकम या लॉसेस जो भी होंगे वो इस फंड में से ही एडजस्ट होंगे, ठीक है? जैसे आपने अगर डिबेंचर रिडम्पशन पढ़ा था 12th में, तो डीआरआई, डीआरआई तो था, वो यही तो सेम कॉन्सेप्ट है ना। डीआरआर अलग करके रखा और डीआरआई बना दिया आपने। डीआरआई पर होने वाला प्रॉफिट लॉस डीआरआर से एडजस्ट करते थे कि नहीं करते थे 12th में? अब वो सर अलग बात है सर, हमने डीआरआर डीआरआई लॉजिकली पढ़ा या प्रोसीजरल पढ़ा, वो अलग मैटर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर थोड़ा बहुत भी आपने उसको समझा था, प्रोसेस भी याद करी थी अगर, तो इतना तो पता था कि डीआरआई पर होने वाला प्रॉफिट लॉस डीआरआर से एडजस्ट होता है, पीएनएल में नहीं जाता है। ये बात से सहमत है सभी लोग मेरी? Yes, sir. यस सर है ना? तो वही चीज यहाँ पर भी होगी सर, इस पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट पर होने वाला कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस पेविलियन फंड से ही एडजस्ट होगा। देखो अगली एंट्री क्या है। अगला क्या बोला? चलो इन्वेस्टमेंट तो कर दिया हमने। इन्वेस्टमेंट जैसे ही करा, बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट दिखेगा 7 लाख पर। अब कैश में से घट चुका है रिसीटेड पेमेंट में। अगला बोला इन इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कमाया 1000 रुपए। अभी नॉट रिसीव्ड नहीं बोला तो हम मानेंगे रिसीव हो गया। रिसीटेड पेमेंट में अगर दिखता है तो रिसीव हो गया, ये मान लो, तो कैश में तो जुड़ गया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू 1000 की कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो, इंटरेस्ट इनकम। अरे हाँ या ना? यस अगर फंड भी तो कर सकते हैं। हाँ, और अगली एंट्री हुई इंटरेस्ट इनकम टू पेविलियन फंड। तो आप चाहे तो डायरेक्ट कैश टू पेविलियन फंड कर सकते हो। कुल मिलाकर ये 1000 रुपए कैश में बढ़े और पेविलियन फंड में बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट आया है इस पर। तो ये पेविलियन फंड में 1000 रुपए इंटरेस्ट के जुड़ गए और कैश में बढ़ चुके हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये 1000 रुपए केवल अर्न हुए होते बट नॉट येट रिसीव्ड, तो क्या करते? पेविलियन फंड में जोड़ देते हैं, हाँ, accrued पेविलियन interest मांगते फंड हैं में जोड़ देते और और एसेट साइड पे दिखाते हैं accrued interest. एसेट साइड पे अकाउंट इंटरेस्ट दिखाने की जगह पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट में जोड़ दो। बस इतना कहना है मेरा। वो भी तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है, और हम मान ले कि इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड है, तभी नहीं मिला ना, हाँ, ठीक है? तो आप अगर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ तो उसको पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट में जोड़ देंगे वापस। अक्रूड इंटरेस्ट में जोड़ते ना, उसकी जगह पर हमने पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट में जोड़ दिया। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स थे जो मुझे आपको याद दिलाने थे। अब आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप इस पे बात कर सकते हैं मुझसे, बोलिए। हो गया सब खत्म, आ गया याद पूरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग? yes sir. जैसे इसमें अगले साल की मैंने अभी इनको एंट्रीज नहीं बताई है, कि मान लो फर्दर अमाउंट रिसीव हुआ 2 लाख, तो वो पेविलियन फंड में जुड़ जाएगा।
हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो 7 लाख में से आधे 3.5 लाख के इन्वेस्टमेंट 4 लाख में बेच दिए, तो कैश में 4 लाख आया। 50,000 रुपए कहां जुड़ेगा प्रॉफिट? बोलो, पेविलियन फंड में जुड़ जाएगा। एंट्री बोल दो, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख, एंड टू पेविलियन फंड 50,000। बोलो, ये एंट्री समझ में आई क्या? हाँ सर, यस सर, P&L की जगह उसको क्रेडिट कर दिया। लिखो लिखो जिनको समझ में नहीं आई। सर, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, आधे इन्वेस्टमेंट 50,000 के प्रॉफिट में, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख, एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल 50,000। और फिर इस प्रॉफिट ऑन सेल को आप कहां डाल दीजिए? पेविलियन फंड में डाल दीजिए। पेविलियन फंड टू, सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल टू पेविलियन फंड। तो कुल मिलाकर ये 50,000 वही जाकर जुड़ जाएगा, शॉर्ट में बोलूं तो। और फिर 5 लाख रुपए का खर्चा करा तो वो घटा देंगे, कैश में से घट गया और पेविलियन में जुड़ गया, और पेविलियन फंड में से घट गया और कैपिटल फंड में जुड़ गया। और फिर इंटरेस्ट आया 40,000, तो ये मान ले अगर कैश में रिसीव हुआ तो पेविलियन फंड में जुड़ जाएगा। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो, और क्या पढ़ना है इसमें अपने को? अब क्वेश्चन बता दूं कि कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट बता देता हूं आपको जो उसके अंदर थे। सब्सक्रिप्शन हो गया, एक्सपेंस हो गया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। अब मुझे एक बात बता दो खाली कि आपकी बुक अलग अलग एडजस्टमेंट्स के लिए क्या बोलती है, वो देख लेते हैं अपन एक बार। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, इन सब के लिए क्या बोला है बताओ? सबसे पहले एंट्रेंस फी के बारे में क्या बोला है? सर, उसे जो क्वेश्चन बोले वो मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने जो रिक्वायरमेंट रखी कि मान लो 75% कैपिटलाइज करें तो 75% कैपिटलाइज करिए। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? बोलो। कैपिटल फंड ऐड कर देना। कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर वो बोलते कि नहीं कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू इनकम मानकर इनकम में दिखा देंगे। बोला आधे को कैपिटलाइज करना तो आधे को डायरेक्ट कैपिटल फंड में, बाकी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो एंट्रेंस फी को आपकी बुक के हिसाब से हमेशा कैपिटल रिसीट मानना है और इसका एक नोट आपको डाल देना चाहिए। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी के लिए क्या बोला इन्होंने? लाइफ टाइम मेंबरशिप फी को कैपिटल रिसीट ही मानना है, ठीक है। नॉन रिकरिंग नेचर का है, आप उसे डायरेक्टली कैपिटल फंड में जोड़ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी कि आप उसको बैलेंस शीट में अलग से दिखा सकते हैं। बैलेंस शीट में अलग से दिखाने का क्या कारण होगा कि एवरी ईयर ये क्वेश्चन ना इंटरमीडिएट में आए हैं, यहां नहीं आए हैं, बट मैं कहता हूं चलो मान लो बुरी से बुरी हालत में कि यहां आ जाए। तो क्या बोला इन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप फी का? मैंने आपको ये बताया था, ये देखो साइलेंट है अगर क्वेश्चन, तो क्या करना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी को कैपिटल फंड में ऐड कर देना या अलग से रिसीट में दिखा देना है। पर अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि प्रोपोर्शनेट एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब मान लो आपसे 1 लाख रुपए लाइफ टाइम मेंबरशिप ली फीस, और आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहा है कि हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपए है, तो आपको क्या करना है फिर? आप इसको है ना, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली बोला है कि एवरी ईयर द प्रोपोर्शनेट सब्सक्रिप्शन विल बी बुक्ड एज इनकम फ्रॉम द लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, ऐसा बोल दिया है, ठीक है ना। एवरी ईयर इसका प्रोपोर्शनेट हम बुक करेंगे एज इनकम। तो उस केस में क्या होगा, आप लाइफ टाइम मेंबरशिप फी को कैपिटल फंड में नहीं जोड़ेंगे, आप उसको बैलेंस शीट में ऑन द लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, और फिर हर साल का जितना जितना होगा ना उतना उसमें से घटाएंगे। 10,000 रुपए आपको दिख रहा है सामने, 1 लाख में से घटाए और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज दिया ऑन दी इनकम साइड, ठीक है। प्रोपोर्शनेट या तो वो बता दे कितना, या तो अगर उन्होंने बोला कि प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना है तो हम देखेंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, उतना एनुअल सब्सक्रिप्शन एवरी ईयर ट्रांसफर करेंगे। ये क्वेश्चन आज तक, ठीक है, कभी पूछा नहीं गया है फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में एक बार आया है। तो
अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका क्वेश्चन आपको करने का मन हो तो मैं भेज दूंगा, आप उस इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन को कर लेना। पर मेरा कहना है देखो, फोकस ना आपके स्टडी मटेरियल पर रखिए, उसको बार-बार रिवाइज करें, ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपको रैंक लाना है, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि कोई प्रेशर नहीं है। तो आपको रैंक लाना है तो स्टडी मटेरियल घोट लो। किसी भी रैंक होल्डर के इंटरव्यू सुन लो, उनका यही कहना है, स्टडी मटेरियल घोट लो, रैंक आ जाएगा। पर वो अप्रोच कहाँ है, क्या है, कुछ चीज़ें अब देखो घोटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, ये तो इतना तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। लेकिन एक है कि रिपीटेडली अगर आप उसे कर लें, तो बेहतर रहेगा। कुछ बच्चे थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ कि कैरिड अवे हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा उनका अब। दिवाली की तैयारियाँ चालू हो गई है और मैंने पहले ही कहा था यहाँ अगर फ्लो टूटा तो तकलीफ हो जाएगी। एग्ज़ाम बढ़ने का मुझे सबसे बड़ा टेंशन ही ये था। 19 तारीख से पेपर था ना, ठीक था, मुझे मालूम था 19 तारीख से पेपर है, 14 की दिवाली नहीं मनेगी लोगों की। लेकिन अब 8 तारीख का पेपर है तो 14 की दिवाली मन जाएगी और वो मन गई तो फ्लो टूट जाएगा। तो सर हम दिवाली भी नहीं मनाएँगे। अरे यार 1 साल नहीं मनाओगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ? और मनाओ ना, एक दिन जो दिवाली का दिन है उसमें आप फर्स्ट हाफ में पढ़ लो, लेटर हाफ मत पढ़ो कुछ भी। ठीक है? और अगले दिन पढ़वी वाले दिन फर्स्ट हाफ में मत पढ़ो कुछ भी जब लोग मिलने आते हैं। अभी तो कोई मिलने भी नहीं आएगा कोई। तो ऐसा 1 दिन का ब्रेक ले लो, पर 1 दिन का कंटीन्यूअस ब्रेक नहीं। हाफ डे सेकंड हाफ ले लो 1 दिन और 1 दिन फर्स्ट हाफ ले लो, ऐसा करके ले लो ब्रेक। तो आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए सर, सारा खेल फ्लो का होता है। आपको बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है जो हार्ड वर्क कर सके, जो कंटीन्यूअसली चीज़ों को पढ़ सके और जो सिटिंग दे सके। मेन दिक्कत उन्हीं बच्चों को आएगी जिनकी सिटिंग नहीं है। फाउंडेशन में हो सकता है क्लियर हो जाए वो, लेकिन आगे चलकर उनको परेशानी आनी जिनकी सिटिंग नहीं है। ठीक है? फाउंडेशन तो पिछले बार से मतलब हर बार से आसान ही आ रहे हैं पेपर, बट इंटर वगैरह में इनके इंटेंशन बहुत रुद्र हो गए। ठीक है? तो सर ये आपको ट्रांसफर करना है प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन। अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है तो, और मान लो अगर ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसके पहले मेंबर की डेथ हो जाती तो बचा हुआ लाइफ टाइम मेंबरशिप फी आप कहाँ जोड़ दोगे? कैपिटल फंड में जोड़ दोगे डायरेक्टली। कभी क्वेश्चन आ जाए कि तो बुक में लिखा हुआ है, तो कर पाएंगे क्या इतना? तो सर हमें कोई 10 साल यस का बनाने को थोड़ी आएगा। अरे तो 1 साल का तो करो, जैसे 1 लाख जोड़ा, 1 साल का वहां ट्रांसफर कर दिया और अब लाइफ टाइम मेंबरशिप फी 90,000 पे दिखा दो। दैट्स इट। चलो देखो, एक तो तरीका ये था कि नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन के जितना अमाउंट एवरी ईयर ट्रांसफर करें, और एक था कि अमाउंट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एज एंड एवरेज लाइफ ऑफ मेंबर में भी एनुअली ट्रांसफर। मतलब आपको लगता है कि ये 20 साल जिएगा तो 1 लाख को डिवाइड बाय 20 कर दो, हर साल का कितना कितना आ गया बोलो? 5-5 हजार आ गया। तो उसमें फिर आपका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन आप बाकी मेंबर से ले रहे हो वो नहीं ट्रांसफर कर रहे हम एवरेज हेल्थ और एवरेज एज और एवरेज लाइफ के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट निकाल रहे। तो सर हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन एवरी ईयर ट्रांसफर करना है या एज के हिसाब से? क्वेश्चन गाइड करेगा आपको, क्वेश्चन गाइड करेगा ये। ठीक है? अगर आया तो आगे बढ़ जाऊं। स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन हम बात कर चुके हैं। एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज्ड, हमने समझा है। लेगेसी, लेगेसी में कुछ इशू था क्या? आगे कुछ और बोला, पीछे कुछ और बोला, ऐसा कुछ था क्या? चलो लेगेसी में कुछ नहीं करना सर, लेगेसी को कैपिटलाइज करना है और लायबिलिटी साइड पे दिखाना है। ठीक है? आप कैपिटल फंड में जोड़ के भी दिखा सकते हैं, आप अलग से भी दिखा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है? और अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया है तो वो अकॉर्डिंगली आप फॉलो करेंगे। तो वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप जानते हैं जो अभी मैंने समझाया। एंडोमेंट फंड डोनेशन, ठीक है? तो एंडोमेंट फंड इज बेसिकली स्पेसिफिक डोनेशन जो एक पर्पस के लिए आता है। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओल्ड सेल सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पीरियोडिकल, ये डायरेक्ट हमारी मिसलेनियस इनकम है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट, साहब डेप्रिसिएशन में जब फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा बनेगा, कहीं कोई चेंज नहीं है। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ वो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बाकी फिक्स्ड एसेट अकाउंट में से एडजस्ट हो जाएगा। ऑनरेरियम एक्सपेंस है आपके लिए। ठीक है? तो ये एडजस्टमेंट्स हमने समझ लिए थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3। हाँ, जरूरत भी नहीं, शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तो अब कौन सा क्वेश्चन
हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे पास कल एक डिमांड है कि सर अनसॉल्व्ड का इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या वो हमने डिस्कस कर रखा है क्लास में? ये तो डिस्कस कर रखा है ना हमने क्लास में? हम्म, थोड़े दिन पहले वापस किया था अभी। जया इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? दिस इज बीन डिस्कस्ड इन क्लास। तो वो हो गया, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो तो मेरे गई। को बताया तो करो, मेरे को नींद ही नहीं आई रात भर। तुम टेंशन देके तुम सो गई, मेरे को नहीं सोने दिया। तो कहाँ से हुई, तभी तो हुआ वो। अच्छा चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए अभी? आप जो बोलेंगे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला करवा दो सर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाला करा देता हूँ। चलो, बड़ा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। आइए वापस से पढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन को। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो 20 नंबर से कम का तो नहीं आएगा। अच्छा, मैंने कुछ जो जो पीडीएफ भेजे थे खोल के देखे, इतने खोल के देखे वो जो मैंने कल परसों भेजे थे। एक ने भी नहीं खोल के देखा? एक ने खोल के देखा, ठीक है। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, जिनने खोल के देखा आप पहले स्कैनर और ये खत्म करिए, आप मत खोलिए उसे अभी, ठीक है। अगर स्कैनर और ये हो गया हो, आरटीपी करिए। आरटीपी हो गई उसके बाद, मैंने बात क्लियर करी थी, जिनकी बुक हो गई, स्कैनर हो गए, चारों अटेम्प्ट की आरटीपी हो गई, उसके बाद इनको खोलना है। तो मैं वो देखना चाह रहा था कि ऐसे कौन स्टूडेंट है। आपकी हो गई क्या जया? चारों अटेम्प्ट की आरटीपी भी हो गई क्या? यस सर, आरटीपी हो गई। चारों अटेम्प्ट की? हाँ। चारों की हो गई ना? मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ। यस सर। चारों पेपर नहीं कह रहा हूं मैं। मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19। हाँ वही। चलो अच्छी बात है। स्कैनर? नहीं, स्कैनर नहीं हुआ है। पहले स्कैनर करिए आप, फिर इनको खोलिएगा। और बाकी यस। बाकी किसी ने भी हाथ नहीं लगाया तो मैं डिलीट मार देता हूँ आज उसको। डिलीट मार दूं? सर रुक जाओ सर, नहीं 2-4 सर, दिन में पहुंच हम जाएगा। देखेंगे आज। देखो, उसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपको लीक से हटके कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। बाकी तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑर्डिनरी क्वेश्चंस ही हैं, एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो और परफेक्शन लाने के लिए वो अच्छे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ अ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड द बैलेंस शीट अराउंड दैट डेट। देखो ऊपर जो आपको एक नोटिंग दे रखी ना, इन्होंने क्या करा पता है? इन्होंने आपको बताया कि हम स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली क्या क्या होता है। तो देखो जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपन ने, ये मैंने आपसे पूछकर लिस्टिंग करी थी कि रिसीट्स क्या क्या हो सकती है। तो आपको नाम पढ़ के समझ में आना चाहिए कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रिसीट क्या हो सकती है, पेमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन ने पढ़ा था, ये नाम पढ़ के आपको समझ में आने चाहिए। तो उसकी पूरी लिस्ट इन्होंने आपकी बुक में दे रखी है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको मेजोरिटी तो पहले से ही पता होंगी, क्योंकि आप सब स्कूल से अपने अपने स्कूल को इमेजिन करके सोच सकते हैं कि ये क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने, रिकरिंग एक्सपेंस यूज ऑफ ग्रांट इन एड। तो अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं और उससे आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस मान लो इसको, ठीक है। तो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स, आपको बड़ा क्वेश्चन जब भी है ना, लिखते जाना चाहिए क्या क्या हो रहा है। बोलो ये क्या है? इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी, क्या है ये? मतलब ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस देके रखा है, रिसीट एंड पेमेंट नहीं देके रखा है। और बनाने को क्या बोला आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट बनाने को नहीं बोला, नहीं तो औंधे पड़ जाते अपन। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है। तो बताओ ये सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स क्या है? इनकम है? बोलो हाँ या ना। यस सर। कंसल्टेंसी रिसीट इनकम है। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट से यही क्या है? लायबिलिटी। ऐसा मार्किंग करते जाना है। कैपिटल फंड लायबिलिटी, रिसर्च फंड लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी। ये प्रोविडेंट फंड क्या है? ये एम्प्लॉयज की सैलरी में से कटता है और सरकार को जमा करना है। आपने अभी करा नहीं तो लायबिलिटी है। ट्यूशन फी रिसीव्ड इनकम है। अभी गवर्नमेंट ग्रांट्स पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्यों बना हुआ है बताओ?
सर ग्रांट का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ डोनेशन। टाइप ऑफ डोनेशन। जब गवर्नमेंट डोनेशन देती है तो उसको डोनेशन नहीं बोलते, उसको ग्रांट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता नहीं है कि ये जनरल है कि ये स्पेसिफिक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। अगर नीचे क्वेश्चन में कुछ दे रखा होगा इसके बारे में तो हम इसको समझेंगे कि जनरल है कि स्पेसिफिक, और कुछ नहीं दे रखा होगा तो हम इसको जनरल मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। ठीक है, डोनेशंस, अभी ये भी वैसे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए पर हमने इनकम लिख दिया ये मानकर कि ये जनरल है। अगर नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो फिर हमें अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होगा कि स्पेसिफिक है क्या है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अगर ये इन्वेस्टमेंट्स किसी फंड के रिस्पेक्ट में है तो ये फंड में जुड़ जाएंगे, और अगर फंड के रिस्पेक्ट में नहीं तो इनकम मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक दो चीजें ही है बस, बाकी तो सब क्या भीड़ बढ़ा रही, बस एक दो चीजें इसके अंदर खास है, बाकी सब भीड़ है। हॉस्टल रूम रेंट अलग मार कहां जाएगा? इनकम में। यस सर। मैस रिसीट्स इनकम में। कॉलेज स्टोर्स इनकम में सर। इनकम में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज का ओपनिंग, स्टोर्स एंड सप्लाईज का ओपनिंग स्टॉक, तो अब समझेंगे क्या करना है सर। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है मतलब कहीं ना कहीं स्टोर्स कंज्यूम टाइप ऑफ कुछ निकालना होगा तभी ओपनिंग स्टॉक दिया है इन्होंने। तो स्टोर्स एंड सप्लाईज का ओपनिंग स्टॉक दे रखा 3 लाख, परचेज दे रखा स्टोर्स एंड सप्लाईज का 8 लाख। सर ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग मिल जाए बस, तो स्टोर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम निकाल दूंगा मैं। सैलरीज टीचिंग की, तो ये इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? सर एक्सपेंडिचर होना चाहिए ना। हाँ, पर मैंने इनकम लिख रखा उस टाइम, पता नहीं क्यों ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और मे भी डेबिट बैलेंस है। रिसर्च, सर रिसर्च पे खर्चा करा 1/20, अब मुझे याद है कि ऊपर और वो मुझे सैलरी रिसर्च है, पर, हाँ वो सैलरी है क्या सैलरी है? सर, उसको सैलरी माना था अपन ने सर। मतलब वो क्वेश्चन के अंदर ऐसा कंफ्यूजन था, उसने दोनों को सैलरी मान रखा था, किसको? ये टीचिंग और रिसर्च। अच्छा, इन्होंने इसको भी सैलरी मान रखा था 1/20 को, रिसर्च फंड में से लेस नहीं करा था। हम्म, सर ये रहा ऊपर अच्छा सैलरी, अच्छा वो सैलरीज डैश करके टीचिंग की अलग और रिसर्च सर, की वो अलग। दोनों की है। तो रिसर्च में से उन्होंने रिसर्च फंड में से लेस नहीं करा था, तो मैंने बोला भी था कि कायदे की बात है कि इसको रिसर्च फंड में से लेस करना चाहिए। एक्चुअली ये हाँ सैलरी हेडिंग है, और दो चीजों के लिए सैलरी दी गई है, एक टीचिंग के लिए और एक रिसर्च के लिए, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में माना है। ठीक है सर, हमको कैसे पता चलेगा? अब इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप थोड़ा सा अंतर्यामी बने और एग्जामिनर क्या सोच रहा है आप वो भी सोच पाए, इसीलिए तो मैंने कहा ना 5 से 10 नंबर का एक रिस्की फैक्टर रहता है, पर वो आपको फेल करा दे ये तो मैं नहीं मानता। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है और वो उस 10 नंबर कोई दोष दे रहा है तो वो उसकी गलती है। ठीक है, आपकी तैयारी आप पूरी रखिए, तो ये 5-7 का जो नॉर्मल लॉस है ना, ये नॉर्मल लॉस आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा फिर। और वैसे भी इस पर आप अगर अपना अजम्पशन डालेंगे तो मेजॉरिटी क्वेश्चन पेपर जो चेक होंगे, क्वेश्चन चेकर जो होंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं, तो अकाउंट्स में तो उनका नॉलेज अच्छा होता है। ठीक है ना, अकाउंट्स में वो आपके अजम्पशंस को ड्यू रिगार्ड देंगे और वो उसको चेक भी करेंगे। पर सॉल्यूशन मैच हो जाए सर हमारा इंस्टीट्यूट से, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती हमारे लिए एज अ, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका प्रेशर ले रहे बच्चे, बस मेरे को तकलीफ इस चीज से, उसका प्रेशर नहीं लेना, कोशिश करनी है। बाकी एग्जाम में नहीं याद आया अगर बुक का सॉल्यूशन, या हम उस टाइम सोच नहीं पा रहे कि वो क्या सोच रहा है, हम कुछ और भी सोच सकते हैं उस पर, जो आपको उस वक्त ठीक लगे आप अकॉर्डिंगली कर लीजिए, जो आपके लॉजिक्स के हिसाब से ठीक है। और जहां आपको लगता है मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं वहां पर जरूर उसके ब्रैकेट में लिखिए रेफर नोट 1, और नोट 1 में अपना व्यू अजम्पशन लिख कर आइए, वहां लिंक होना चाहिए उसका। हाँ, तो सैलरी टीचिंग और सैलरी रिसर्च, अभी रिसर्च की सैलरी रिसर्च फंड में से घटनी चाहिए पर इन्होंने उसको डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया है, तो ठीक है हम वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉलरशिप्स, ठीक है सर, एक्सपेंस, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, और रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये एसेट में चला जाएगा। अदर इन्वेस्टमेंट एसेट में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में। ठीक है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस एक्सपेंस, कंसल्टेंसी एक्सपेंस एक्सपेंस। अब इनको चाहो तो जैसे सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट है ऊपर ऊपर, उसी में से इस खर्चे को घटा दो, या अलग अलग दिखाओ, दिमाग मत चलाओ ज्यादा।
कंसल्टेंसी रिसीट ऊपर है, उसमें से इस खर्चे को हटा दो या अलग अलग दिखा दो, ठीक है, अगर दिमाग ना चले तो। लैंड एसेट, बिल्डिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट, मोटर व्हीकल एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपको बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर फिटिंग का दे रखा है, ठीक है। कैश एट बैंक और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी मेरे लिए एसेट है। तो यार देखो, कुछ 2-3 चीजें हैं जो एडजस्टमेंट में अपन पढ़ेंगे और आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बाकी तो इस क्वेश्चन में केवल भीड़ है, भीड़, और कुछ नहीं है। तो आइए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है एडजस्टमेंट। मटीरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स, कॉलेज स्टोर्स में से मटेरियल और सप्लाई कंज्यूम करा। टीचिंग के लिए 50,000, रिसर्च के लिए 1.5 लाख, स्टूडेंट वेलफेयर 75,000 और गेम्स और स्पोर्ट्स 25,000। मुझे बताओ क्या होगा, कितना कंज्यूम का टोटल लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है। सर 3 लाख 3 लाख का कंज्यूम करा आपने, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड 3 लाख, ठीक है सर। उसके बाद बोला ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स, तो ये हमारे लिए अक्रूड इनकम है 80,000 रुपए की, तो ये हमारी इनकम में भी जोड़ेंगे और हम इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब सर स्टोर में से कुछ माल तो कंज्यूम हुआ ऊपर और कुछ माल यहाँ बिकेगा, तो वो वो जो 10, सेल्स दे रखी थी उससे अपन प्रॉफिट हाँ, हटा के डालते हैं अलग से। तो ये सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये 10% ऑफ सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट पर बेचा गया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का ठीक है, बाद में करेंगे एडजस्टमेंट, पहले ये स्टोर्स वाला एडजस्टमेंट आप देख लीजिए जो भी नोट इन्होंने बनाया है। मटेरियल्स एंड सप्लाईज, ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में देख के बताइए कितना, बताइए। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 3 लाख का और परचेज दे रखी है 8 लाख की। तो आपने बनाया कि क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना मेरे को, कंज्यूम तो दे दिया क्वेश्चन नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक 3 लाख है, परचेज 8 लाख है, 11 लाख। अब 11 लाख में से 3 लाख तो मैंने ऊपर बता दिया उन्होंने कि कंज्यूम कर लिया है, और कुछ बेचा भी तो है। बेचा कितना है वो भी तो घट जाएगा ना यहाँ से, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको निकालना है तो बताओ बेचा कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं। सेल ऑफ स्टोर्स कहीं दिया है सर ऊपर कॉलेज स्टोर सेल्स 7,50,000 हाईलाइटेड है। 7,50,000 में आपने कुछ स्टोर बेचा भी है, तो 7,50,000 में 10% घटा दो तो 675 की कॉस्ट हो जाएगी उसकी, 10% का नेट प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस है, बोलो हाँ या ना। यस सर। 6,75,000 की आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई, तो एक्चुअली आपके पास 11 लाख अवेलेबल था जिसमें से 3 लाख आपने कंज्यूम करा, 675 आपने बेच दिया, साल के एंड में बचा कितना होगा 1,25,000। और अब मुझे बताओ कि इसका हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पे क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है, बताइए कहां पर क्या क्या चीजें जाएंगी। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 975 जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे 975 क्योंकि ये कंज्यूम्ड सर है वो आपका, सेल के इनकम क्रेडिट साइड पे आएगी। ठीक है। और सेल की जो इनकम है वो रिसीट आ जाएगी पूरी, इनकम केवल प्रॉफिट। हाँ। अगर आप पूरा 975 डाल रहे हैं तो फिर तो पूरा 7.5 डालना पड़ेगा आपको वहां पर सर। सर वो पूरा नहीं डालेंगे फिर वहां पे। अगर यहां पर आपने केवल 3 लाख डाला कंज्यूम्ड में तो फिर प्रॉफिट डालेंगे, समझो मेरी बात। हाँ सर हाँ, वो गलती से बोल दिया था मैंने। ये यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी ऑल्टरनेटिव 1, देखो ये समझाया था मैंने आपको उस टाइम पर कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स एट कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें क्या होगा, आपने सेल्स एट कॉस्ट घटा दी, तो अब इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जो आपने गुड्स बेचे उनकी वैल्यू शामिल नहीं है, शामिल है क्या, नहीं। तो अब उस केस में आप यहां पर क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखाएंगे और सेल वाले का केवल प्रॉफिट दिखाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें जो माल बेचा गया वो वैल्यू शामिल नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेटिव 2 क्या है कि आप क्या करो, उसमें से सेलिंग प्राइस जो मटेरियल बेचा वो मत घटाओ, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आया ना ये पूरा आ गया, जो माल बेचा ना उसका प्राइस नहीं घटाया आपने, तो अब यहाँ पर पूरा सेलिंग प्राइस दिखा सकते हो आप, तो अपने आप वो इन दोनों में से नेट ऑफ होकर प्रॉफिट निकल जाएगा, यही समझाया था। हाँ सर।
तो सर यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताऊं ऑल्टरनेटिव। आपके पास पहला ऑल्टरनेटिव है कि आप केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये 3 लाख ही ले जाइए, कंज्यूम्ड वाले 675 न ले जाए। तो डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3 लाख दिख गए, ये मटेरियल कंज्यूम। अब जो मटेरियल बेचा आपने 750 में, उसकी कॉस्ट क्या डेबिट साइड पे शामिल है? नहीं। तो उसकी कॉस्ट हम यहां से घटा देंगे और बाहर क्या लिख देंगे? केवल प्रॉफिट। गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा रास्ता क्या है कि 675 को यहाँ घटाने की जगह यहाँ जोड़ लो, तो फिर यहाँ पर 3 लाख प्लस 675 975 दिखेगा और यहाँ 7.5 दिखेगा। दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉल हुआ क्या? यस सर। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने आपका मटेरियल कंज्यूम्ड देखो कितना दिखाया, क्यों 3 लाख नहीं दिखाया? चेक करो कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। अरे चेक करिए, मेरे को ऊपर जाना पड़ता है, आपके पास तो बुक है ना हार्ड कॉपी में। बाकी सब क्या बाराती है क्या यहाँ पर? कथा सुनने आते हैं बस। चलो भैया मैं ऊपर चलूं, क्या दे रखा देखो कंज्यूम्ड का। टीचिंग के लिए 50,000, रिसर्च के लिए 1.5 लाख, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए 75 और गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए 25। और वो एक्सपेंस का कॉलम अलग बना रखा है अलग उन्होंने। बना रखा है, वही मैं पूछ रहा हूँ। टीचिंग के लिए 50,000, रिसर्च के लिए 1.5 लाख, और ये 25,000 यहाँ डाले और ये 75 यहाँ डाले। आपको इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं, आप तो इकट्ठा 3 लाख डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सेम कर पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा परेशानी हो तो इकट्ठा 3 लाख कंज्यूम कर दो। पर देखो इन्होंने 3 लाख ही कंज्यूम डाला ना, 975 नहीं डाला, इसलिए यहाँ पर इन्होंने उसका प्रॉफिट ही दिखाया केवल। और अगर यहाँ पर ये 975 कंज्यूम डाल देते तो फिर यहाँ पर 7.5 लाख दिखाते। ठीक है, फिर यहाँ पर 7.5 लाख दिखते, 775 नहीं, 75,000 नहीं दिखते। क्या ये मैटर क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? हाँ सर। देखो क्वेश्चन बड़ा Yes, है, sir. बस आपको उस कारण तकलीफ आती है, और ये 1-2 एडजस्टमेंट थोड़े से इसके अंदर ध्यान देने वाले हैं, और कुछ नहीं है। उसके अलावा अगले एडजस्टमेंट की अगर अब मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से। ओपनिंग बैलेंसेस है, जो खरीदे वो जोड़ लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा, ठीक है, तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस पर आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो ऊपर डेप्रिसिएशन उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस पर लगाया भी होगा। तो बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, जल्दी से आप कैलकुलेटर पर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आता है सर हमको? अरे करो एक बार, वापस से कर लो, क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके, दोबारा रिपीट कर रहे हैं ना इसको हम। और फिर से रिक्वेस्ट है, देखो जिन बच्चों ने ईमानदारी से, आज आपके पास आपकी आंसर शीट आ जाएगी जो मेरे पास चेक होने के लिए आई थी, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और जिनको चाहिए हार्ड कॉपी वो शाम को मेरे ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से टेस्ट दिए हैं, ये वाले सिंगल सिटिंग में बैठकर रेगुलरली, कुछ बच्चों ने ये भी करा है मुझे मालूम है, आज मन नहीं है कल 2 दे देंगे इकट्ठे, तो ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी। क्या सर ने भेजा है तो करना ही है। आपको अगर लग रहा है कि इससे कोई फायदा हो रहा तो करिए, ठीक है, नहीं तो मत करिए। पर करना है तो फिर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा, तो ही फायदा मिलेगा। एग्जाम के रिजल्ट जब आते हैं ना, तब बच्चा को बोलते हो सब करो हमने, जैसे जैसा आपने बताया ना सब करो, फिर भी हम फेल हो गए सर। हालांकि पिछली बार तो मुझे ये सुनना नहीं पड़ा था, बिकॉज सब बच्चे पास हो गए थे, और नॉन मैथ्स वाले भी, मेजोरिटी नॉन मैथ्स वाले थे और वो भी पास हो गए थे, ठीक है। पर जब भी कोई बच्चा फेल होता है,
मैं ये कोई क्लेम नहीं करता कि देखो सब बच्चे जो होते हैं वो आप पर डिपेंड करता है रिजल्ट। मेरा काम तो पढ़ाना है, रिजल्ट लाना आपका काम है। मैं उसका क्रेडिट ठीक है एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेता हूँ, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। पास होने वाले बच्चे का भी नहीं और फेल होने वाले की जवाबदारी भी नहीं, ठीक है? जब वो बच्चा फेल होके आता है और बात करता है कि सर जैसा आपने बताया हमने सब कुछ करा, हम फिर भी फेल हो गए। फिर धीरे-धीरे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ उससे। फिर धीरे-धीरे बता हाँ सर ये तो मैंने किया ही नहीं था। हाँ सर ये तो मैंने अपनी चला ली थी यहाँ पर तो। हाँ सर ये तो आपने बोला था पर मुझे लगा था कि मैं ऐसा कर लूँगा तो भी चल जाएगा। तो भैया अगर आपको लगता है कि जो आपको लग रहा है वो करने से काम चल जाएगा, तो फिर रिजल्ट भी उस हिसाब से ही आने वाला है। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं प्रोफेशनल एग्जाम का, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको जो लग रहा है वो ठीक है? आधा सत्यानाश ये यूट्यूब वीडियो में सलाह ले लेके लोग कर देते हैं। आपको क्या पता वो यूट्यूब पे जो सलाह दे रहा है वो कौन है? क्या एक्चुअली वो खुद भी क्वालिफाइड है कि नहीं? यूट्यूब पे व्यूज है सर उसके। सर व्यूज ना हर उस चीज के लिए होते हैं जो आपके कंफर्ट जोन में बात करती है। हर वो चीज जो आपको जो अच्छी लगती है वो बात करेगी ना, उसमें व्यूज बढ़ जाते हैं। और स्टूडेंट को हमेशा वही चीज अच्छी लगती है जो उसके कंफर्ट जोन में रहती है, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? समझो उस बात को कि यूट्यूब वीडियोस का बेनिफिट लिया जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए, लेकिन किस बात पे ट्रस्ट करना और किस बात पे ट्रस्ट नहीं करना है ये तो आपको डिसाइड करना है। जिस व्यक्ति को जानते हो कि वो खुद क्वालिफाइड है उसी पर ट्रस्ट करो, जिसने खुद वो एग्जाम्स देख रखी है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो अपने नाम के साथ सीए लिख देते हैं और ब्रैकेट में छोटा लिख दे फाइनल। अरे सीए फाइनल क्या होता है भाई? मतलब सीए फाइनल में पास नहीं हुआ। अरे तो लिखने की जरूरत क्या है फिर? आप लिख ही नहीं सकते। तो ऐसे कई लोग हैं। सीएस जब डिटेल में जाओ तो सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। रतलाम में मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो अपने नाम के साथ सीएस लिखता है। बोला सीएस हो आप? तो बोले नहीं सीएस एग्जीक्यूटिव हो। मेरा भी लिखने की क्या जरूरत है फिर? मिसगाइड होता है ऐसा बहुत। वो बंदा खुद ने एग्जाम नहीं फेस कर रखी, वो आपको क्या गाइड करेंगे? तो आप कुछ चीजें रिवाइज करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप मदद ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ट्रस्ट उन्हीं पर करिए जिन्होंने खुद वो एग्जाम दे रखी है। और वो कोई बात बोल रहे हैं ना तो सुनो, अपनी मत चलाओ। टेस्ट नहीं दे रहे हैं बच्चे ध्यान से। कब दिन मेरे पास 2 बच्चे मिलने आए, सर हमारा बीसीआर अभी रेडी नहीं हुआ तो हम केवल लॉ का टेस्ट दे रहे हैं। क्यों भाई? मैंने बोला जितना आता है उतना दो, हम टेस्ट ही नहीं दे रहे लॉ का। क्यों? तैयारी नहीं हुई। अरे मैंने क्या बोला, तैयारी हुई हो नहीं हुई हो, आपको टेस्ट देना है मतलब देना है बैठकर। उस दिन बच्चे आ गए 4 के, सर हमारा मन नहीं लग रहा। मैंने बोला तुम बुक खोल के टेस्ट दो, बुक में से देख देख के लिखो, पर लिखो। क्योंकि ये टेस्ट के बहाने से प्रिपरेशन हो रही है आपकी, आप मेरे इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे अभी तक। हम टेस्ट नहीं दे रहे तो उस बहाने से जो प्रिपरेशन में चाहता था वो रुक गई आपकी। कोर्स तो देखो भैया कभी खत्म होगा ही नहीं, 8 दिसंबर तक भी खत्म नहीं होगा कोर्स, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा बाकी रह ही जाएगा। उसके चक्कर में अगर तुम वो रोक के रहोगे नहीं मैं पहले एक बार कोर्स खत्म करूंगा फिर टेस्ट दूंगा, तो भैया कुछ नहीं होने वाला फिर। मान के चलिए आप, अभी भी समय है, उठ जाओ, टेस्ट देना शुरू करो। टेस्ट के बहाने से प्रिपरेशन होगी। जिस दिन मन नहीं हो रहा हो ओपन बुक एग्जाम करो, ठीक है ना? ओपन बुक एग्जाम मैं बोल रहा हूँ, करो ओपन बुक एग्जाम। कम से कम देख देख के भी लिखोगे तो सही, दिमाग तो चलेगा, कुछ तो तैयारी होगी। चलो सर, और कोई सा एडजस्टमेंट इसमें परेशान करता है क्या? और कोई सा एडजस्टमेंट इसमें परेशान नहीं करता है तो मुझे बाकी क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है लगती। इसके अंदर है क्या जरूरत? आइए हम एक आध कोई दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो मैंने तब नहीं कराया था। चले क्या उस तरफ? यस सर। एक दूसरा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर लॉ भी पढ़ना है? अरे चिंता मत करो, एनपीओ बहुत खतरनाक चीज है, एनपीओ के क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है आपकी प्रैक्टिस। इसको फेस करो, रिपीट रिपीट मोड पे करो। नींद आती है तो उसको मुंह धोकर आओ, जो भी करना है करो, बट करना पड़ेगा। चलो ये मैंने आप लोगों को भेजा था, ठीक है ना? तो इसमें से एक आध क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आइए कंप्लीट क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन, और थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट्स अलग जा सकते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो हमारी बुक जो करती है हम उसके हिसाब से करेंगे।
जैसे आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो हमने देख ली है ऑलरेडी। कोई अच्छा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन मिल जाए। चलो आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूं मैं इसमें से आपको। करवा क्या रहा हूं, करेंगे तो आप ही, मैं केवल आपकी मदद करूंगा, पर पूरा क्वेश्चन आप करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ प्रीमियम स्पोर्ट्स क्लब for the year ended 31st March 2012, you are required to prepare receipts and payment account for the year ended 31st March 2012 and the balance sheet as on that date। अब देखो सर, यहां पर बनाना क्या है, आपको देखे क्या रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करा है कि नहीं करा ऐसा क्वेश्चन, आपने बताओ। क्या आपकी बुक का क्वेश्चन तो नहीं है? अरे क्वेश्चन है ना बुक में जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है कि नहीं? चलो बुक का भी हो तो भी करो। आपको बनाना है इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उल्टा चलना है। और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, कि इसकी प्रैक्टिस कम होती है। चलो तो आगे क्या बोला इन्होंने, देखो अब सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरीज दे रखी, तो ये बताओ सैलरीज पेड है कि सैलरीज इनकर्ड है, बोलिए जल्दी जल्दी। incurred, Incurred. The salary is incurred 1,18,800 to rent, 2,16,000 to printing and stationery 28,000 और postage and telephone alignment बिगड़ा हुआ है 41,600, membership fee 3,200, electricity charges 38,500, garden upkeep 19,300, sports material utilized, ये utilized है मतलब ये consumed है 62,800, repairs and maintenance 18,700, depreciation 13,000, miscellaneous expense 5,700, surplus carried to capital fund। इनकम साइड पर आया सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, देखो इतनी एंट्रेंस फी यहाँ, ये मतलब इतनी कैपिटलाइज नहीं हुई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अच्छा सब्सक्रिप्शन चार्ज 20 क्या है ये, रिसीव्ड की अर्न्ड? अर्न्ड। बाय इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट आया 12,000, सेल ऑफ होल्डिंग 11,600, ठीक है। तो फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। बैंक बैलेंस का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, तो बैंक बैलेंस तो सर कहां से निकल जाएगा, याद आ रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से निकल जाएगा। फिक्स्ड एसेट के बारे में कहीं ना कहीं नीचे कुछ ना कुछ बात होगी। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इससे क्या निकल जाएगा सर बताओ? ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक ऑफ मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऊपर दे रखा है भाई, स्पोर्ट्स मटेरियल यूटिलाइज्ड, वो निकल जाएगा एक्सपेंड, इस कैश कितना आउटफ्लो हुआ उससे, परचेज कितना हुआ वो निकल जाएगा। अब अगर कुछ नहीं बोला तो उतना ही पेमेंट हुआ सॉरी, कुछ नहीं बोला तो उसी को मान लेंगे इतना पेमेंट हुआ है। आप माइंडसेट क्लियर रखिए, मुझे रिसीट इन पेमेंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और कंज्यूम दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर में परचेज निकल जाएगा, इतना सोच पा रहे हैं क्या? यस सर। है ना, तो सोच पा रहे हैं अगर, तो लिखो, नहीं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कंज्यूम्ड। इसमें ओपनिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है, कंज्यूम्ड है, परचेज बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। अब कुछ नहीं बोला तो वही परचेज को हम पेमेंट भी मान लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है सर, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसमें उल्टा चलकर हम निकाल लेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट में कितना जाएगा। ये कर सकते हैं उल्टा चल के, या तो आसान रास्ता बताओ, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो, तो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चले जाएगा। 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनमें कोई चेंज नहीं है सर, पर 1.5 लाख का 8% अगर मैं निकालता हूं तो 12,000 आता है, और ऊपर कितना गया इंटरेस्ट, 12,000, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ 12,000 ही आना था, क्लियर है वो तो, है ना। 12,000। पर अब अगर कुछ और बोल दिया कि इतना आउटस्टैंडिंग या कुछ इतना अक्रूड था, तो वो एक अलग, फिर रिसीव कम हुआ होगा। देखो 12,000 अर्न होना था, 12,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख रहा है। अब इसमें से कितना रिसीव हुआ उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो हम मान लेंगे पूरा 12 रिसीव हुआ, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी
तो अकॉर्डिंगली हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना रिसीव हुआ। नीचे क्या दिया फिर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 14,300 आउटस्टैंडिंग सैलरी है सर ये। तो सबसे पहली बात तो ये बैलेंस शीट में जाएगी, और दूसरा कि आपको सैलरी का खर्चा दे रखा है कि आपने सैलरी कितनी 1,18,800 की इनकर करी है, उसमें ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी टू कैलकुलेट व्हाट सैलरी इज पेड। कर पाएंगे एडजस्ट? आया ना? अरे सैलरी पेड से आप सैलरी इनकर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस बहुत उल्टा चल रहा है अब अपने को। वैसे आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा, तो इससे रेंट पेड निकाल सकते हो। एडवांस फॉर स्टेशनरी दे रखा है, तो स्टेशनरी के लिए आपने एडवांस दे रखा है, तो देखो इससे भी मतलब पेमेंट कितना करा वो निकालना होगा आपको। ये उल्टा हो गया सर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें सारे एडजस्टमेंट कवर हो रहे हैं। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है सर, ये आउटस्टैंडिंग एंड क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सर मजा आ जाएगा सर, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आएगा। Some fixed assets were purchased on 1st October 2011 and depreciation is to be charged at 5%. अब हमारा ईयर कैसा चल रहा है, अप्रैल टू मार्च। अक्टूबर को खरीदे मतलब 6 महीने, तो जो भी फिक्स्ड एसेट खरीदे वो आपके बैलेंसिंग फिगर में निकलेंगे, जो भी खरीदे जैसे भी निकलेंगे, ठीक है। वो ये मानना कि 1 अक्टूबर को खरीदे हैं और डेप्रिसिएशन 5% पर एनम पे लगना है। स्पोर्ट्स मटेरियल worth rupees 72,000 was purchased on credit during the year. सर इसका भी खास इंपॉर्टेंस है सर। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज वाला एडजस्टमेंट में सबसे खास हो गया, मतलब फिर तो कंज्यूम्ड वाला। The club became member of State Table Tennis Association on 1st January 2012 when it paid fees up to 31st December 2012. मतलब आपका ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, ठीक है, लेकिन आप जनवरी 2012 में मेंबर बने और आपने 12 महीने की फीस पे कर दी, उसमें इस साल की कितनी, 3 महीने की, और अगले साल की कितनी, बोलो 9 महीने की। आया ना? ये बात समझ पा रहे हैं? अरे इस साल के लिए खर्चा कितना बार होगा, जन फेब मार्च ईयर एंड हो यस जाएगा, और बाकी 9 महीने का अगले साल। तो टेबल टेनिस एसोसिएशन के जो मेंबर बने उसका कुछ खर्चा वर्चा दिया है क्या इन्होंने? मेंबरशिप फी दिख रही है 3,200, उसी को मानना पड़ेगा। दिख रही है ऊपर मेंबरशिप फी, तो ये 3 महीने की रहेगी। तो ये दिख रही है, तो हम ये माने कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सही बनाया है। तो ये 3 महीने की अगर होगी तो बताओ 12 महीने की कितनी रही होगी? 12,800। 12,800। तो आपने पे तो 12,800 करी है, बाकी आपकी प्रीपेड मेंबरशिप फी बनकर बैलेंस शीट में दिखेगी सर, प्रीपेड मेंबरशिप फी बन के, ठीक है। और रिसीट एंड पेमेंट में पूरी 12,800 निकलेगी। क्वेश्चन अच्छा है। आगे क्या बोला, 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो सर मतलब जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो 50% ही है। आया ना? रिसीव डबल हुई होगी। रिसीव डबल हुई होगी रिसीट एंड पेमेंट में, और बची हुई एंट्रेंस फी सीधा कैपिटल फंड में जुड़ेगी बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाज रिसीव्ड फॉर 2 क्वार्टर्स ओनली। ये क्या बीमारी हो गई सर, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो इंटरेस्ट तो सर उतना ही आ रहा है जितना रिसीव हुआ है। अच्छा वो रिसीव नहीं हुआ है सर, वो तो अर्न हुआ है 12,000, साल का 12,000 अर्न हुआ है, लेकिन रिसीव कितना हुआ है सर बताओ? 6 2 क्वार्टर। तो सर 12,000 कितने क्वार्टर का था? 4 8 क्वार्टर का था। 8 क्वार्टर का था, कौन सर बोला? 4 का था। 4 बोला। अच्छा तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 12,000 अगर साल का तो 4 क्वार्टर का है, तो इनका कहना है कि 2 क्वार्टर का ही रिसीव हुआ। देखो ये इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, नया क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं कि हमारा दिखावा तो आया ही नहीं। आप अपने लॉजिक्स को एक्टिवेट करिए, ठीक है, और कॉमन सेंस को भी साथ में। तो 2 क्वार्टर का आया सर, तो 6,000 रुपए रिसीव हुआ, मतलब बचा हुआ 6। अक्रूड इनकम है तो रिसीट एंड पेमेंट में 6 ही दिखाना और अक्रूड इनकम के नाम पे बैलेंस शीट में दिखाना है। मेरी रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट एक साथ बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो एडजस्टमेंट करते जाओ साथ साथ में करते जाओ। अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज 80,000 वाज मेड ऑन 31st मार्च 2012। तो फिक्स डिपॉजिट अगर आपने करी तो वो फिक्स डिपॉजिट का कोई भी मैटर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्या, बोलो? सर अभी तो नहीं आएगा, अगले साल देखा जाएगा। इंटरेस्ट अगर आएगा तो आएगा।
और कोई मसला नहीं है। तो ये पेमेंट में दिखेगा एक तो, और बैलेंस शीट में ऑन द बैलेंस शीट एसेट में। साइड, ठीक है। तो अब आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। सबसे पहले क्या आप घर पे ट्राई करेंगे या अभी करना है? घर पे। देखो मैं ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व तो करवाऊंगा, ठीक है, ये पक्की बात है, बट मैं चाहता हूं एक बार आप इस पे खुद का दिमाग जरूर चलाएं, क्योंकि ये उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है, और इसके ज्यादा क्वेश्चन आपने करे नहीं है। और मैं आपको इशारे तो कर ही चुका हूं क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि आपको क्या क्या करना है। हिंट समझ लेना, बड़ा सा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ पूरे एक पेज में, बढ़िया सी बैलेंस शीट बनाओ पूरे एक पेज में, 2 पेज इस पे खपा दो, और उसके बाद से वर्किंग नोट बनाना शुरू करो। जो जो चीजें आती जाए वो चीजें लिखते जाओ, उसका जो भी इफेक्ट बैलेंस शीट पे जाना है हाथों हाथ देते जाइए, ठीक है, और वर्किंग नोट्स का रेफरेंस देते जाइए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, और उसके बाद कल हम लोग इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। पक्का? यस सर। यस सर। एनपीओ के क्वेश्चंस में और 2-3 आपको इसमें से बता दूंगा जो आप कर सकते हैं, पर ये उन्हीं को करने हैं जिन्होंने स्टडी मटेरियल चारों अटेम्प्ट की आरटीपी और स्कैनर खत्म कर लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आया तो क्या इसको आउट ऑफ सिलेबस मानोगे? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो पिछली बार जब हम लोगों ने बैच पढ़ी थी ना, तो उसमें मैंने इसके सारे क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व करवाए थे। तो आप लोग भी चाहे सॉल्व, मतलब बच्चों नहीं करे थे, उनको जो दिक्कतें आई थी वो मुझसे पूछी थी उन्होंने, तो आप लोग भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।